अच्छा, जो आज हमारा टॉपिक है वो है डॉम। सही है, आपके लिए कोई नया वर्ड होगा। ठीक है, कि क्या होता है डॉम, क्या चीज़ है, इससे क्या कर सकते हैं। देखो, अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, वेरिएबल्स, फंक्शंस, एक्स वाई जेड, ठीक है, वो तो हमारे पास सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड था। हमने कोई लॉजिक लगाई और उसके बेस पे हम कोई आउटपुट डिस्प्ले करवा रहे थे। ठीक है, लेकिन हमारा जो असली ताल्लुक है वो यूआई से होता है। किससे होता है? यूआई से, यानी कि जो डिजाइन हम वेब का क्रिएट करते हैं। अब यूजर को इफ एल्स के थ्रू कोई स्टेटमेंट प्रिंट करके थोड़ी दिखाओगे। यूजर तो डिजाइन देखना चाहता है ना। उस डिजाइन के अंदर वो कोई डायनेमिक चीज देखना चाहता है। ऐसा ही है। अब वो डिजाइन का ताल्लुक है HTML CSS से। डिजाइन हम किससे बनाते हैं? यूआई हम किससे क्रिएट करते हैं सर? HTML CSS से करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो कि मैं उसी डिजाइन के अंदर कुछ ऐसी इंप्लीमेंटेशन करूं कि मैं अपने चीजों को, अपने यूआई कंपोनेंट्स को डायनेमिक बना सकूं। अच्छा, डायनेमिक बनाने से क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, यूजर ने लॉगिन किया तो नैव बार में उसको अपना नाम शो हो जाए। ठीक है, यूजर ने किसी बटन पे क्लिक किया तो बैकग्राउंड का कलर बदल जाए। ठीक है, यूजर ने फॉर्म के अंदर अपनी डिटेल्स डाली, उसने उस पर क्लिक किया तो मेरे पास उसका डेटा सबमिट हो जाए। तो ये आपके पास सारा डायनेमिक कंटेंट है। फॉर एग्जांपल, एक हेडिंग लगी हुई है, उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने एक बटन बनाया, मैंने कहा जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो वहां पर हेलो वर्ल्ड की जगह क्या आ जाए? बाय। तो ये मैंने कंटेंट को चेंज किया, उसी सेम कंटेंट को चेंज किया। इस चीज को हम कहते हैं डायनेमिक वेब। ठीक है, स्टैटिक वेब क्या होती है? सिर्फ आप उसको देख सकते हो और विजुलाइज कर सकते हो और स्क्रॉल करके उसे जज कर सकते हो। लेकिन डायनेमिक वेब के थ्रू आप उससे इंटरेक्ट भी कर सकते हो, आप लॉग इन साइन अप कर सकते हो, आप फॉर्म वैलिडेशन कर सकते हो, आप कोई भी एक्शन उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, जैसे विकिपीडिया जैसी वेबसाइट्स हैं, वो पहले स्टैटिक हुआ करती थी। खैर, अब तो वो डायनेमिक हो चुकी हैं। आप उस पर अकाउंट बना सकते हो, आप उस पर अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हो, बहुत सारे उस पर ऑपरेशंस जो है वो अब आ चुके हैं डायनेमिक। लेकिन पहले जो है विकिपीडिया जैसी वेबसाइट स्टैटिक होती थी कि सिर्फ आप उसका कंटेंट देख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। तो सर, ऐसा क्या चीज आई जिसने इस चीज को अलाउ किया कि मैं अपने यूआई को, यानी HTML CSS को डायनेमिक कर सकूं, कि यूजर उससे इंटरेक्ट कर पाए, ना कि सिर्फ उसे देख पाए। ठीक है, तो वो चीज जो है इनेबल करी है डॉम ने। किसने? डॉम। डॉम इज नॉट द पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। डॉम और जावास्क्रिप्ट दोनों अलग एंटिटीज है। डॉम और जावास्क्रिप्ट दोनों सेपरेट एंटिटीज है। डॉम जो है वो ब्राउजर का पार्ट है। किसका पार्ट है? ब्राउजर का पार्ट है। आपको पता है, वेब पर आपको HTML CSS नजर आती है। अभी तक जो हमने पढ़ा है, जावास्क्रिप्ट भी होती है उसके अंदर, लेकिन आपको वेब के ऊपर क्या नजर आती है जब भी आप कोई काम करते हो? HTML या CSS। अब ब्राउजर जो है ना, जब आप फाइल रन करते हो HTML CSS की, डायरेक्टली जब ब्राउजर पे रन करते हो, तो ब्राउजर उस फाइल को, HTML फाइल को डायरेक्टली रीड नहीं करता। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं घूमने जाओगे, ठीक है, जिस जगह का आपको अंदाजा नहीं है, तो आप उसका मैप लेके जाओगे वहां पर। ऐसा ही है? सही है, ताकि आप गुम ना हो, आप एक सीधे पाथ पे चलो जहां आपको डेस्टिनेशन पे जाना है। तो डॉम इज द मैप ऑफ HTML एंड CSS इन द ब्राउजर। डॉम क्या है? एक मैप है HTML CSS का, जो ब्राउजर रीड करता है। जब आप HTML और CSS की फाइल को रन करते हो ब्राउजर के ऊपर, किस पे? ब्राउजर के ऊपर, तो ब्राउजर जो है HTML CSS का एक डॉम स्ट्रक्चर बनाता है। अच्छा, वो स्ट्रक्चर किस तरह से होता है सर? ये देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग टूल खोल लेते हैं अपना, ताकि आपको समझाया जा सके। अब मैंने आपको बताया कि HTML डायरेक्टली ब्राउजर नहीं पढ़ता। ठीक है, HTML और CSS का ब्राउजर बनाता है, ऑब्जेक्ट मॉडल बनाता है, जिसको हम ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, उसको ब्राउजर बेसिकली रीड कर रहा होता है। अच्छा, डॉम क्यों जरूरी है? अभी उस पर भी आएंगे, इसका यूज केस क्या है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं डॉम क्या है और कैसा दिखता है। ठीक है, अब यहां पर डॉम बेसिकली किस तरह दिखता है? आपके पास HTML और CSS को अगर हम देखें, उसके अंदर कितनी चीजें होती हैं? एलिमेंट होता है, यानी टैग होता है आपका HTML के अंदर। उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, HTML में एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसके अलावा HTML के अंदर उसका टेक्स्ट कंटेंट होता है। ऐसा ही है? और उसकी स्टाइलिंग होती है। इसके अलावा कुछ और होता है HTML CSS में? नहीं सर। एलिमेंट होता है, एट्रीब्यूट होती है, स्टाइलिंग और टेक्स्ट होता है। जो टेक्स्ट के जो भी टैग है उसके अंदर आप लिखते हो। तो ये चार चीजें। अब इन्हीं चार चीजों को मिलाकर एक नोड बनती है। क्या बनती है? नोड। एवरी एलिमेंट इन डॉम इज अ नोड। ठीक है, अब ये बनाता किस तरह है? अब देखो, जिस तरह से आपके पास जो स्ट्रक्चर होता है HTML का, यहां पर खोलते हैं, लेट्स सी।
ओपन कर लेते हैं फोल्डर को। यहाँ मैं एक फाइल बना लेता हूँ index.html नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक फाइल क्रिएट की, हमने बॉयलर प्लेट लगाई। बॉयलर प्लेट लगाने के बाद अब आपको पता है कि ये एक हायरार्की की तरह आप देखते हो इसको। ठीक है, एक एलिमेंट है, उसका कोई चाइल्ड एलिमेंट भी हो सकता है, उसका ग्रैंड चाइल्ड एलिमेंट भी हो सकता है। कोई चाइल्ड एलिमेंट है, उसका पेरेंट होगा, उसका ग्रैंड पेरेंट भी होगा। लेकिन इन सब में जो रूट एलिमेंट होता है, जो ग्रैंड पेरेंट होता है सारे एलिमेंट्स का, वो कौन सा एलिमेंट है? HTML। कौन सा है? बॉडी इटसेल्फ खुद HTML में रखी होती है। तो रूट नोड आपके पास कौन सी होती है? देखो, यहां हम बात कर रहे हैं कि डॉम इज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। एक मैप बनता है आपके HTML CSS का ब्राउजर के ऊपर, जिसको ब्राउजर देखकर आपकी चीजों को रेंडर करता है। ठीक है, अब ये क्यों करता है इस पे भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है सर, डायरेक्ट क्यों नहीं हो जाता। ठीक है, सवाल है ना, डायरेक्ट क्यों नहीं हो जाता, अब इस पे भी बात करेंगे। अच्छा, यहां पर आपके पास रूट नोड कौन सी होती है? ठीक है, डॉम में HTML एलिमेंट को नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड। ठीक है, तो मैं नोड बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं? HTML एलिमेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर आपके पास जो रूट नोड होती है वो HTML होती है। अब यहां पर अगर हम इसका कोई ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाए तो आपके पास एक नोड कुछ इस तरह की बनेगी सर, एक HTML की नोड आ गई। आ गई। ठीक है, फिर आपके पास इसी तरह की एक और नोड होती है, उसके अंदर वो कौन सी होती है? हेड की होती है सर। ऐसा ही है। उसके बाद एक और रूट नोड होती है, सॉरी नोड होती है आपके पास, वो कौन सी होती है? बॉडी की होती है। किसकी होती है? बॉडी की। ठीक है, इसको ज्वाइन भी कर देते हैं ताकि आपको समझ आए। ये देखो, क्या ये एक हायरार्की की तरह नहीं लग रहा? क्या आपको इससे देख के पता नहीं चल रहा है कि HTML से हेड और बॉडी का ताल्लुक है? तो HTML के चाइल्ड कौन से होते हैं? हेड और बॉडी। ठीक है, जो मेनली चाइल्ड होते हैं, आप कोई और भी चाइल्ड इसका बना सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो मेन चाइल्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हेड और बॉडी होता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास कौन सा आ जाता है? हेड के अंदर जो मेन चाइल्ड होता है हेड का, वो कौन होता है? टाइटल। कौन होता है? टाइटल। सर उसके बाद क्या आता है? लिंक्स। XYZ, अब उसमें आप कुछ भी डालते रहो। ठीक है, बहुत सारी चीजें, मेटा टैग्स भी होते हैं XYZ। ठीक है, और बॉडी के अंदर एंड सो ऑन बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अगर मैं इसी को कॉपी कर लूं। अच्छा, अब बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल मैं एक H1 लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? एक H1। यहाँ है सर, अगर मैं यहाँ पर एक H1 लगाऊंगा, ठीक है, और इस फाइल को मैं ब्राउजर पे रन करूंगा, तो ये मेरा जो ब्राउजर है, अब ब्राउजर कोई भी होगा, ठीक है, वो मेरे इस HTML डॉक्यूमेंट का एक डॉम ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, जिसको डॉम मैप भी कह सकते हो आप। कह सकते हो, लेकिन कहते नहीं है मैप। ठीक है, ट्री लाइक डॉम मैप स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा खुद के समझने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब एलिमेंट के अंदर आपको पता है एलिमेंट नोड है। अब नोड के अंदर और भी चीज हो सकती है, सिर्फ एलिमेंट का नाम नहीं आएगा। यानी कि अभी हम जो लिख रहे हैं, अभी हम सिर्फ क्या लिख रहे हैं? हेड होगा, बॉडी होगा, ये सिर्फ एलिमेंट्स बता रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ एलिमेंट्स के नाम नहीं आएंगे। अब यहाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये देखो एक H1 बनाया। अभी तक तो मैं यही कर रहा हूँ ना। अगर फॉर एग्जाम्पल ये मैं मेटा टैग्स हटा दूं, ये एट्रीब्यूट भी हटा दूं और ये भी हटा दूं, तो अभी हमने ये स्ट्रक्चर बनाया नहीं बनाया? ठीक है, अच्छा, उसके बाद H1 ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर कोई टेक्स्ट कंटेंट ऐड कर दिया, कुछ भी टेक्स्ट मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। तो क्या होगा? हर नोड के अंदर अगर कोई चाइल्ड नोड बनती है, ठीक है, हमेशा याद रखो एलिमेंट की नोड अलग होती है, ठीक है, एट्रीब्यूट की नोड अलग होती है, टेक्स्ट कंटेंट की नोड अलग होती है, और चाइल्ड की नोड अलग होती है। ठीक है, और उसकी स्टाइलिंग की नोड अलग होती है। तो यहां पर जैसे ही आपने H1 बनाया, तो H1 के साथ अब एक टेक्स्ट नोड और बनेगी। क्या बनेगा? H1 के साथ एक टेक्स्ट नोड और बनेगी सर, और वो नोड क्या होगी? उसके अंदर उसका टेक्स्ट रखा होगा। क्या रखा होगा? उसका जो भी टेक्स्ट होगा सर, वो रखा हुआ होगा। ठीक है, और वो इससे बाइंड होगी। क्या होगी? और बॉडी से ये H1 बाइंड होगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, अगर सिमिलरली इसका मैं एक और चीज बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं आकर H1 को एक एट्रीब्यूट देता हूं क्लास, और मैंने उसका नाम रख दिया हेडिंग। क्या रख दिया? हेडिंग।
ठीक है, अभी आपने बुक के अंदर नोड नेम और नोड वैल्यू पढ़ा है, ऐसा ही है। ठीक है, एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू भी होगी, ऐसा ही है। तो यहां पर हमने एक एट्रीब्यूट पास किया सर क्लास, और उसके अंदर हमने वैल्यू क्या दी, हेडिंग। तो यहां पर आपके पास क्या बनेगी, एक एट्रीब्यूट नोड भी इसकी बनेगी। उसके अंदर एट्रीब्यूट का नाम होगा, जैसे हमने क्या रखा, क्लास, और उसकी वैल्यू होगी यानी कि हेडिंग, और वो उसका ताल्लुक इसी से ही होगा। तो जब भी आप कोई चीज किसी एलिमेंट से क्रिएट करते हो तो ब्राउजर इस तरह का स्ट्रक्चर हर एलिमेंट का डिफाइन करता है डॉम के अंदर, किसमें, इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर। अच्छा, अब यहां पर बात हो रही है अब डॉक्यूमेंट क्या होता है। डॉक्यूमेंट हम, मैंने आपको बताया था, एचटीएमएल को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। एचटीएमएल को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट। जो भी चीज आपको इस व्हाइट पेज पर अपेयर होती है वो डॉक्यूमेंट है। ठीक है, एचटीएमएल इज अ डॉक्यूमेंट, ये जो व्हाइट पेज आपको नजर आता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या है। अब एक नोड बनाई हमने H1 की, H1 के साथ एक और नोड बाइंड थी उसके एट्रीब्यूट की, H1 के साथ एक और नोड बाइंड थी उसके टेक्स्ट की, जो उसके अंदर कंटेंट रखा हुआ है। तो ये तीन नोड्स बनी एक ही एलिमेंट की, तीन नोड्स बनी एक ही एलिमेंट की। ये जो एक बॉक्स बना रहा हूं ये एक नोड है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये तीनों नोड्स मिलके एक ऑब्जेक्ट नोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ नोड इज अ ऑब्जेक्ट इन द डॉक्यूमेंट, कलेक्शन ऑफ नोड्स इज अ ऑब्जेक्ट इन द डॉक्यूमेंट, और यही आपके पास इसका मॉडल है, डॉक्यूमेंट एचटीएमएल के एलिमेंट्स का मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, और ये मॉडल इस तरह का ट्री लाइक स्ट्रक्चर पीछे आपके पास बनता है। इसको डिफाइन करना हो सकता है आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, क्योंकि डीएसए में अगर आप बाइनरी ट्री पढ़ोगे तो आपको इसमें और अच्छा समझ आए। अगर आप इसको गौर से देखो, क्या ये हायरार्की की तरह नहीं दिख रहा है, ट्री की तरह। ट्री का एक ट्रंक होता है, रूट होती है, फिर ट्रंक होता है, फिर उसकी ब्रांचेस होती हैं। सिमिलरली इसकी भी ब्रांचेस है। अब आप जितने भी एलिमेंट्स क्रिएट करते जाते हो ब्राउजर के ऊपर इसका पूरा इस तरह का मैप क्रिएट होता जाता है। अच्छा, बात करते हैं सर ये जरूरी क्यों होता है। ठीक है, ये क्यों ब्राउजर बेसिकली बनाता है। अब ब्राउजर इसको इसलिए बनाता है, अगर जावास्क्रिप्ट ना होती या वेब के अंदर इंटरेक्टिविटी ऐड ना करनी होती तो शायद हमें इसकी जरूरत ही ना पड़ती, ये कभी क्रिएट ही नहीं होता। ठीक है, अब ये इसलिए होता है, फॉर एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट या कोई और लैंग्वेज जो कि एक वेब पर इंटरेक्टिविटी ऐड कर सकती है, उसको किसी मीडियम या ब्राउजर के ऐसे स्ट्रक्चर की नीड है जिसको वो आसानी से अंडरस्टैंड कर पाए, वो लैंग्वेज आसानी से अंडरस्टैंड कर पाए। देखो, अगर मुझे H1 के अंदर का कंटेंट किसी एक्सटर्नल लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट के थ्रू बदलना है, किसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट या कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है, उसके थ्रू बदलना है, तो सबसे पहले मुझे उस एलिमेंट का एक्सेस चाहिए। क्या चाहिए, एलिमेंट का एक्सेस चाहिए। तो सर ये सारा काम तो एग्जीक्यूट ब्राउजर पे होता है, मैं एचटीएमएल की फाइल में से जावास्क्रिप्ट की फाइल में थोड़ी एलिमेंट डाल सकता हूँ, मुझे तो ब्राउजर से चाहिए वो एलिमेंट। तो ब्राउजर बेसिकली ये स्ट्रक्चर इसलिए बनाता है ताकि जो जावास्क्रिप्ट या ऐसी दूसरी लैंग्वेजेस है वो इस पूरे एलिमेंट स्ट्रक्चर को आसानी से रीड करके इसको मैनिपुलेट कर सके। बात समझ आ रही है। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म के अंदर ये इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि जावास्क्रिप्ट और दूसरी लैंग्वेजेस इसमें से एलिमेंट को एक्सेस करके जिस तरह से भी आप लॉजिकली उसके ऊपर कोई भी इंटरेक्टिविटी लगाना चाहो आप आसानी से उसको लगा सको। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक बॉक्स बनाया जो रेड कलर का है, एक एग्जाम्पल है, आपने एक बॉक्स बनाया जो रेड कलर का है, आपने नीचे एक बटन लगाया, उस बटन पे आप चाहते हो क्लिक हो तो रेड बॉक्स ब्लू हो जाए, क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने रेड बॉक्स बनाया था एचटीएमएल की फाइल के अंदर और सीएसएस में आपने उसको बैकग्राउंड कलर रेड दिया था, लेकिन जब ब्राउजर पे बटन पे क्लिक किया तो वो बॉक्स ब्लू हो गया, क्या आपकी एचटीएमएल सीएसएस फाइल के अंदर कलर चेंज होगा, नहीं, फाइल में तो कलर चेंज नहीं हुआ। तो इससे भी प्रूफ होता है कि ब्राउजर आपकी फाइल्स को डायरेक्टली रीड नहीं करता। ठीक है, ब्राउजर को जो आप फर्स्ट टाइम में जब ब्राउजर पे अपनी फाइल्स को रन करते हो तो उसका डॉम स्ट्रक्चर बनता है, ब्राउजर सिर्फ डॉम स्ट्रक्चर को जानता है, और डिस्प्ले भी आपके ब्राउजर पे डॉम स्ट्रक्चर का कंटेंट ही होता है, ना कि प्योरली आपकी फाइल्स का। अगर ऐसा होता है तो वो चेंजेस आपकी फाइल्स में भी डायरेक्टली हो रही होती। बात समझ रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब मकसद क्या है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल सीएसएस को एक्सट्रैक्ट करके उसके ऊपर हम कोई इंटरेक्टिविटी या कोई लॉजिक लगा सकें, वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, डॉम के थ्रू। ठीक है, अब डॉम के थ्रू तो कर सकते हैं सर। ठीक है, अब हमने बोला कि डॉम ब्राउजर पे है,
ठीक है, और HTML CSS हमारी फाइल में रखी हुई है, या जावास्क्रिप्ट हम लोग किसी फाइल के अंदर रख रहे हैं, तो सर हम ये इंटरेक्टिविटी कैसे करवाएंगे, डॉम और जावास्क्रिप्ट के बीच कनेक्शन कैसे बिल्ड करेंगे। अब यहाँ कॉन्सेप्ट आता है डॉम एपीआई का। किसका आता है? डॉम एपीआई का। अब आपको डॉम तो पता चल गया, अब आपके लिए एक नया वर्ड आया सर, एपीआई। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई को बहुत बहुत आसान करके अगर मैं समझाऊं, एपीआई जो है ना आपके पास, यहां पर लिख देता हूं, एपीआई आपके पास सेट ऑफ रूल्स, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स होता है, बाय विच टू इंटरफेस प्रोग्राम्स कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। आपके पास एपीआई क्या होती है? सेट ऑफ रूल्स, मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज और मेथड्स हमने पढ़े, प्रॉपर्टीज और मेथड्स कहां पढ़े थे हमने? ऑब्जेक्ट्स में। किसमें पढ़े थे? ऑब्जेक्ट्स में। ये भी तो एक ऑब्जेक्ट मॉडल है, यानी कि इसमें जो हर एलिमेंट होगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा सर। H1 जो बनता है ब्राउजर के ऊपर, H1 इज अ ऑब्जेक्ट, बॉडी का टैग इज अ ऑब्जेक्ट ब्राउजर के ऊपर। ठीक है। अच्छा सर, अब यहां पर आपने बोला एपीआई इज अ सेट ऑफ रूल्स, मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज, यानी कि आपको डॉम की एपीआई जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है आपके पास सेट ऑफ मेथड्स और प्रॉपर्टीज देती है, जिसके थ्रू आपको हेल्प होती है कि आप उस डॉम को मैनिपुलेट कर सको, उस डॉम में डायनेमिकली किसी एक्शन के ऊपर चेंजेस कर सको अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है। डॉम को डायरेक्टली अपडेट नहीं कराया जा सकता, उसके लिए आपको कुछ हेल्प आउट टूल्स चाहिए, और वो टूल्स आपको डॉम की एपीआई प्रोवाइड करती है, और वो मौजूद कहाँ है? जावास्क्रिप्ट के अंदर मौजूद है। डॉम इटसेल्फ ब्राउजर पे मौजूद है। डॉम को मैनिपुलेट करने के लिए जो मेथड्स या टूल्स, बेसिकली टूल्स इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, मेथड्स और प्रॉपर्टीज जो हेल्पर चीजें आपको मिलती हैं वो जावास्क्रिप्ट के अंदर मिलती हैं। ठीक है। उन हेल्पर मेथड्स और प्रॉपर्टीज के थ्रू आप जावास्क्रिप्ट के डॉम के कंटेंट को, उसके स्ट्रक्चर को जिस तरह चाहो मैनिपुलेट कर सकते हो। अच्छा, मैनिपुलेट का मतलब क्या है? कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोई एलिमेंट ऐड हो एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के अंदर, ना कि मैं डायरेक्टली एचटीएमएल के अंदर लिखूं जाके, उसमें कोई एट्रीब्यूट ऐड हो जाए, उसका बैकग्राउंड कलर बदल जाए, तो ये सारी XYZ चीजें किससे पॉसिबल है? डॉम एपीआई के मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज के थ्रू। ठीक है। तो हम लोग बेसिक मेथड्स और प्रॉपर्टीज को देखेंगे किस तरह से होता है। एपीआई समझ आई, डॉम एपीआई क्या है? ठीक है। डॉम एपीआई में आपको ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स और प्रॉपर्टीज मिलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसके थ्रू आप डॉम को अपडेट कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। बात समझ आ गई है? अच्छा, हमने HTML, सिर्फ HTML की बात करें, हमने एक फॉर एग्जांपल HTML बनाई, उसके अंदर हमने एक हेडिंग लगाई थी सर। ठीक है। अभी जावास्क्रिप्ट को साइड करके बात करते हैं। तो सर उसके अंदर हम लोगों ने कहा कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी टेक्स्ट का कलर ब्लू से रेड करना है, या ब्लैक होता है बाय डिफॉल्ट, मुझे ब्लू करना है, तो आप कहोगे सर CSS लगा दो। सही है। नहीं नहीं, डायरेक्ट करना है, होवर वोवर नहीं करना। ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर डायरेक्ट आप CSS लगा दें। अच्छा, डायरेक्ट CSS लगाने का मतलब है कि आप CSS के अंदर उस एलिमेंट को पहले एक्सेस करोगे, फिर उसमें चेंजेस करोगे ना जो चाहते हो, जिसको हम सिलेक्टर्स कहते थे सर। ऐसा ही है। ठीक है। सीएसएस भी जब ये अप्लाई होगी जब आप किसी HTML एलिमेंट को एक्सेस कर पाओगे सीएसएस के अंदर, और वो सिलेक्टर्स के थ्रू। सिलेक्टर्स कौन से होते थे? क्लास, आईडी, टाइप यानी कि टैग नेम से, और यूनिवर्सल होता था। इसके अलावा एट्रीब्यूट सेलेक्टर भी होता है, एंड सो ऑन, और भी होता है। ठीक है। अब यहां पर भी जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो क्या आप HTML या CSS के अंदर चेंजेस कर सकते हो? नहीं कर सकते सर। तो सबसे पहला काम यही है कि अगर मैं किसी कंटेंट को डॉम के अपडेट करना चाहता हूं, उसमें मैनिपुलेशन, स्ट्रक्चर उसका चेंज करना चाहता हूं, तो उस स्ट्रक्चर, उस एलिमेंट को, उस टैग को या उसके कंटेंट को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना जरूरी है। जिस तरह से CSS में HTML के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्टर्स मौजूद होते थे, इसी तरह डॉम एपीआई आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर मेथड्स देती है, सिलेक्टर मेथड्स। क्या देती है? सिलेक्टर मेथड, जिसके थ्रू आप जो एलिमेंट चाहो HTML से उसको पिक कर सकते हो, यानी सिलेक्ट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। बात समझ आई है? सबसे पहले तो काम यही कि हम पहले एलिमेंट्स तो लेके आए सर, बाद की कहानी अपडेट कराएंगे। ठीक है। अब यहां पर है, अब किस तरह से कर सकते हैं? अब डॉम की फुल फॉर्म डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल,
ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को मैनिपुलेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट। क्या है? डॉक्यूमेंट। आपने जिंदा मिसाल पढ़ी है डॉक्यूमेंट की। आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा था। डॉक्यूमेंट इज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वही डॉम एपीआई का एक ऑब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो डॉम एपीआई ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसमें आपको एक मेथड मिलता है राइट का, जो क्या करता है, एचटीएमएल में जाकर वो कंटेंट लिख कर आता है। यानी कि वो डॉम को अपडेट कर रहा होता है सर। ऐसा ही है। डायरेक्टली जाके एचटीएमएल में पुट कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिख रहे हैं। वो तो हम एचटीएमएल में लिखा था क्या वो कंटेंट हमने? क्या वो कंटेंट हमने एचटीएमएल में लिखा था? नहीं, हमने जावास्क्रिप्ट में लिखा था, लेकिन शो एचटीएमएल पेज पे हो रहा है। तो आपने एक जिंदा मिसाल पढ़ी है, लेकिन आपने इस पर गौर नहीं करा था। इसी तरह राइट की तरह बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे आप एचटीएमएल को मैनिपुलेट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। बात समझ आई है? देखो वो वाली मिसाल करते हैं। यहां पर अगर मैं ये सब हटा दूं और मैं स्क्रिप्ट का टैग लगाऊं, जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूं, क्या मैं एचटीएमएल के अंदर कोई टैग लगा के लिख रहा हूं? ठीक है, एचटीएमएल तो टैग्स के थ्रू चलती है ना सर। अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दूं, क्या लिख दूं, और यहाँ पर मैं एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दूं, मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है, और हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद मैंने इस फाइल को किया रन, और रन करने के बाद आपको जैसे ही मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट दिखाऊंगा, तो सर आप देख सकते हैं कि इसने डायरेक्टली एचटीएमएल की बॉडी के अंदर वो कंटेंट लिख दिया। क्या मैंने H1 का कोई टैग लगाया था, बॉडी के अंदर लिखा था इस कंटेंट को? नहीं। इसका मतलब है जितने भी डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेशन करने वाले ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, वो किस में मौजूद हैं, इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है। जिसमें से एक ही मेथड अभी तक आज तक आपने पढ़ा है, वो राइट है। अब और इसके मेथड्स और प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करने का टाइम है। आज हम जो चीज पढ़ने वाले हैं वो है सिलेक्टर मेथड। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सिलेक्टर मेथड्स के ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम एचटीएमएल एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर सकते हैं। तो सर अब जो है हम शुरू करने वाले हैं, डॉम एपीआई के कुछ मेथड्स हम यूज करेंगे कि किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं सिलेक्टर मेथड्स। सर आपको पता है मेथड क्या होता है? मेथड एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट किया जाता है। अच्छा, डॉम को मैनिपुलेट करने का ऑब्जेक्ट कौन सा अभी बताया? डॉक्यूमेंट। कौन सा ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में? डॉक्यूमेंट। इसके अंदर वो सारे सिलेक्टर्स मेथड, सॉरी, जिसके अंदर सारे मेथड्स वो प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जिससे आप एचटीएमएल सीएसएस को मैनिपुलेट कर सकते हो। सब कुछ आपको इसी के अंदर मिलेगा मोस्टली, 99% केसेस में, है ना? ठीक है, अब हम सिलेक्टर मेथड्स पढ़ने वाले हैं। अब आपको पता है मेथड इज अ फंक्शन, यानी कि इसके आगे राउंड ब्रैकेट लगते हैं। राइट इज ऑल्सो अ मेथड, राउंड ब्रैकेट लगते हैं। राइट कुछ ना कुछ इनपुट लेता है, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो कोई इनपुट नहीं लेते। ऐसा ही है? ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आपके पास जो सेलेक्टर मेथड्स है वो यहां पर हम लोग देखते हैं। अब हमें क्या करना होगा सर, अगर अब हम HTML CSS से इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि अब हमें HTML को भी क्रिएट करना पड़ेगा, यानी उसकी बॉयलर प्लेट, उसमें कुछ एलिमेंट्स, हेडिंग्स डाल के, कुछ डिव्स डाल के, इस तरह की चीजें। अब हम स्क्रिप्ट का टैग लगा के डायरेक्ट काम नहीं कर सकते। वो तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, हमारा HTML से फिलहाल ताल्लुक नहीं था, तो हम डायरेक्ट स्क्रिप्ट का टैग लगा रहे थे। अब हम क्या करेंगे कि एक में अलग से स्क्रिप्ट डॉट जेएस नाम की फाइल भी क्रिएट कर लूंगा सर। ठीक है, ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, एचटीएमएल के अंदर आऊंगा और बॉयलर प्लेट लगाऊंगा। बॉयलर प्लेट लगाने के बाद सर आपको पता है कि आपको लिंक करना पड़ता है कोई भी एक्सटर्नल फाइल अगर आप बनाते हो उसको एचटीएमएल फाइल से। सीएसएस को लिंक करने के लिए लिंक का टैग मौजूद है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए स्क्रिप्ट का टैग मौजूद है। ठीक है। अब सर हमने यहाँ लगा दिया। मैंने आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाते हुए शुरू में बताया था कि अगर आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यानी कि एक अलग फाइल का यूज कर रहे हो जावास्क्रिप्ट की, तो आप स्क्रिप्ट सोर्स का यूज करोगे। स्क्रिप्ट के अंदर सोर्स का एट्रीब्यूट यूज करोगे। स्क्रिप्ट का टैग लगाओगे और सोर्स का एट्रीब्यूट लगा के आप स्क्रिप्ट डॉट जेएस को इस तरह से लिंक करोगे ताकि आपकी जावास्क्रिप्ट लिंक हो जाए। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हम इसको बॉडी खत्म होने से पहले लगाते हैं, यानी सारी एचटीएमएल लिखने के बाद। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जावास्क्रिप्ट में अगर कोई लोड टाइम हो, कोई ऐसी स्टेटमेंट्स है जो लोड ले रही हैं, उससे पहले हमारी एचटीएमएल लोड हो जाए। इसलिए हम जावास्क्रिप्ट को एंड में रखते हैं। ठीक है, लगा तो आप इसको ऊपर भी सकते हो, बाहर भी लगा सकते हो एचटीएमएल के, लेकिन हम इसको बॉडी के आखिर में लगाते हैं। है ना? ठीक है। अब सर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ एक H1 टैग बना हुआ है, उसके अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। और इसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। इस H1 एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैंने पूरा HTML एलिमेंट ले लिया, इसके अंदर भले से एट्रीब्यूट लगाओ, उसकी नोड भी मुझे मिल जाएगी। इसके अंदर कोई स्टाइलिंग लगी हो, इसके अंदर कोई कंटेंट लिखा हो, वो भी मुझे मिल जाएगा, अगर मैंने पूरा एलिमेंट नोड ही उठा लिया तो।
क्योंकि वो सब चीजें इसी के अंदर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप लिखोगे सबसे पहले, आपको पता है डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट तो लिखोगे लिखोगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट में से चीज उठा रहे हो, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट निकाल लो। ठीक है, फिर लगाओगे डॉट मेथड को एक्सेस करने के लिए। सबसे पहला सिलेक्टर मेथड है, जिस तरह से आप सीएसएस के अंदर आईडी के थ्रू किसी एचटीएमएल एलिमेंट को एक्सेस कर पाते थे, सिमिलरली जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप आईडी के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर कोई हैश वगैरह नहीं होगा, जैसे सीएसएस में हैश लगाते थे ना आईडी के लिए। इसके अंदर आपके पास मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या मेथड है, देखो नाम भी बड़ा आसान है, गेट करो एलिमेंट को बाय आईडी। ठीक है, तो यहां पर मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको ये सही से समझ आ जाए। गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, ये आपसे स्ट्रिंग के अंदर आईडी मांगता है उस एलिमेंट की जिसको आप आईडी के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो। ठीक है, आपसे इनपुट क्या लेता है, आईडी लेता है, लेकिन किसमें, स्ट्रिंग में लेता है। ठीक है, यहां पर है, और यहां पर आने के बाद मैंने लगाया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मेरा पहला सिलेक्टर, और आप देख सकते हो आपसे एलिमेंट आईडी मांग रहा है और उसकी डेटा टाइप क्या बता रहा है, स्ट्रिंग। यानी कि डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज करूंगा सर मैं, और इसके अंदर वो आईडी लिख दूंगा। क्या मैंने H1 को कोई आईडी दी, नहीं, तो सर हमें आईडी देना तो लाजमी है। ठीक है, हमने आईडी दे दी सर। हमने आईडी देने के बाद यहां पर हमने आईडी दे दी हेडिंग, क्या दे दी, हेडिंग। हमने आईडी का नाम क्या रखा, हेडिंग। तो यहां पर भी क्या पास कर दूंगा, डॉक्यूमेंट में से एक ऐसा एलिमेंट गेट करो जिसकी आईडी क्या है, हेडिंग है। ठीक है, अच्छा गेट करके क्या इसको मैं एक वेरिएबल में रखवा सकता हूँ, बिल्कुल रखवा सकता हूँ सर। ठीक है, यहां पर क्या करूंगा, इसके पीछे एक वेरिएबल बनाऊंगा। मैंने कहा लेट, और उस वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ एलिमेंट, आप कुछ भी रख सकते हो। वो निकालेगा एलिमेंट को और किस में ला के रख देगा, असाइन कर दिया मैंने किसको, एलिमेंट को। ठीक है, और यहां पर मैं लॉग कर देता हूं किसको, एलिमेंट को। प्रिंट करके देखेंगे ना भाई आ भी रहा है नहीं आ रहा, प्रिंट भी तो करना है, शो भी तो करेंगे कि आया नहीं आया। तो अब आपके पास पूरा का पूरा H1 उठ के जावास्क्रिप्ट में लॉग हो जाना चाहिए। चेक करते हैं सर क्या होता है नहीं होता। लेट्स सी, यहाँ है, रिफ्रेश करा, कंसोल लॉग के अंदर गए, देख रहे हो क्या जावास्क्रिप्ट ने मुझे पूरा का पूरा एलिमेंट गेट करके प्रिंट कर दिया। इसमें मुझे उसका एट्रीब्यूट, उसका टेक्स्ट, सब कुछ मिल रहा है। अब कोई स्पेसिफिक चीज उठानी है वो अलग बात है आपके लिए, वो भी बताएंगे आपको। बात समझ आई। ठीक है, अच्छा सेलेक्टर जैसे क्लास पढ़ा था आईडी। ठीक है, अच्छा अब गेट एलिमेंट बाय आईडी का कुछ सुन लो। गेट एलिमेंट बाय आईडी, अब फॉर एग्जांपल आपने तीन चार एलिमेंट्स को सेम आईडी दी हुई है, चार H1 है, चारों को हेडिंग की आईडी दी हुई है। लेकिन गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करेगा, आपके पूरे HTML डॉक्यूमेंट में जो सबसे पहला एलिमेंट होगा जिसको आपने वो आईडी दी हुई होगी, तो सिर्फ वो सबसे पहला वाला आएगा, बाकी के वो इग्नोर कर देगा। यानी कि ये सिर्फ आपको सिंगल एलिमेंट रिटर्न करता है, जो सबसे पहला उस आईडी का एलिमेंट होगा। ठीक है, ना कि उस सेम सेम आईडी के सारे। बात समझ आ रही है, जो सबसे पहला उसको मिल जाएगा HTML डॉक्यूमेंट पे उस आईडी का एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैंने अब कितने बना दिए, चार। इसका मतलब है मुझे चार मिलने चाहिए ना अब, नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि वो सबसे पहले ही लाके देगा। भले से वो आउटपुट में डॉक्यूमेंट पे शो हो रहे हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में गेट एलिमेंट बाय आईडी सबसे सबसे पहला वाला लाके देगी। है ना, बात समझ आ गई है? ठीक है सर, हमने एलिमेंट इससे एक्सेस कर लिया। अब एक और सिलेक्टर मेथड पढ़ते हैं सर। ठीक है, उस सिलेक्टर मेथड का नाम है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। गेट, देखो गेट एलिमेंट, एलिमेंट सिंगुलर है, यहां एलिमेंट्स लिखा हुआ है, देख रहे हो, एलिमेंट्स। यानी कि आप अगर क्लास देते हो, अब क्लास आप डिफरेंट एलिमेंट्स को सेम दे सकते हो, आईडी भी दे सकते हो, लेकिन गेट एलिमेंट बाय आईडी एक ही लाके देगा, सबसे पहला वाला। लेकिन जो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम का सेलेक्टर मेथड है, ये वो सारे एलिमेंट्स लाके देगा जिसको आपने वो फलानी क्लास दी हुई होगी जो आप इसको पास करोगे। ठीक है, और ये आपको इन द फॉर्म ऑफ एरे देगा। तो डॉम में तो चार दफा है ना उसकी नोड, लेकिन जावास्क्रिप्ट का जो गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड है वो सिर्फ पहला वाला सेलेक्ट करके देगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आपने गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम लगाया। ठीक है, ये भी आपसे क्या मांग रहा है, क्लास मांग रहा है, डेटा टाइप क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग। यानी कि डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगाऊंगा और इसमें वो क्लास पास करूंगा जिसके मुझे एलिमेंट्स गेट करने हैं HTML में से। तो यहां पर मैं क्या करता हूं कि यहाँ जहां जहां मैंने आईडी लिख रखा है सर, इन सबको मैं सेलेक्ट करूंगा और इनको मैं क्लास कर दूंगा। जाहिर सी बात है ना, क्लास दूंगा तो क्लास एक्सेस होगी ना, आईडी थोड़ी करेगा गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम।
ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास चार एलिमेंट है सर, ठीक है, और चारों को सेम क्लास दी हुई है, चारों को सेम क्लास दी हुई है हेडिंग। इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर इसमें लाके रख देते हैं। यानी कि मैं कह रहा हूं कि आप जो है वो एक ऐसा वो सारे एलिमेंट्स गेट कर लो डॉक्यूमेंट में से, यानी एचटीएमएल में से, जिनकी क्लास क्या है, हेडिंग है। ठीक है, तो सर चेक करते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आपको एचटीएमएल कलेक्शन मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ एरे। अब इसने एरे क्यों बनाया, क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। सिंगल होता तो ये शायद एरे ना बनाता, है ना। अब आप सिंगल उठाओ या मल्टीपल उठाओ, इसने आपको एचटीएमएल कलेक्शन यानी एरे ही देना है। अब आप इस पे लूप लगा के इसको इंडिविजुअली भी एक्सेस कर सकते हो। एरे पे लूप लगाना सिखाया मैंने आपको, है ना। यानी कि अभी जो आपके पास ये एलिमेंट है, इट्स एन एचटीएमएल कलेक्शन, जिसको आप एरे भी कह सकते हो। ये मतलब ये ओरिजिनल एरे होता नहीं है, लेकिन इसको एरे की तरह ट्रीट कर सकते हो। कुछ चीजें इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है, फॉर ईच वगैरह की, वो अलग बात है ना। ठीक है। अच्छा, आपने क्लास से एक्सेस कर लिया सर, उससे कर लिया, तो इसको हम जो है वो नोटपैड पे भी रख देते हैं। अगला मेथड देखते हैं जिससे आप अपने एलिमेंट्स को गेट कर सकते हो। गेट एलिमेंट्स बाय नेम। गेट एलिमेंट्स बाय नेम, ये जिस तरह सीएसएस के अंदर आपके पास क्या होता था, टाइप सेलेक्टर, ये वैसा है कि डायरेक्ट टैग के नेम से आपने कॉल कर लिया। ठीक है, टैग के नेम से हम इसलिए कॉल नहीं करते क्योंकि हम नहीं चाहते कि सारे, क्योंकि H1 मल्टीपल यूज कर सकते हो पैराग्राफ, तो वो सारे उठ के आ जाएंगे। तो ज्यादातर ज्यादातर जो इसके अंदर यूज होता है वो गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज होता है मोस्टली। और हम भी यही कर रहे होंगे क्योंकि हमें सिंगल सिंगल एलिमेंट एट अ टाइम चाहिए होता। हाँ, अगर सारे चाहिए सेम नाम के, सेम क्लास के, या सेम नेम के, तो फिर आप ये मेथड यूज करोगे, है ना। अब यहाँ पर आपसे क्या मांग रहा है, एलिमेंट का नाम मांग रहा है स्ट्रिंग में। मैंने कहा H1 ला दो भाई, सारे जितने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर H1 पड़े वो सारे ला दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, आएंगे, यहाँ पर आपको मिल रही है नोड लिस्ट विच इज ऑल्सो एन एरे। अब यहाँ पर देखो इसने मुझे H1 लाकर नहीं दिए, तो यहाँ पर लेट्स सी आपके पास क्या इशू हुआ, गेट एलिमेंट्स बाय नेम। सॉरी 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 सॉरी, नॉट नॉट नॉट, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ठीक है, ये नेम नेम एट्रीब्यूट के उससे उठाएगा। नेम एट्रीब्यूट होता है ना एचटीएमएल में, ये उसके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको रिप्लेस करो, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास टैग का नेम आ जाएगा, उसको रिमूव कर दो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा इसको कि मुझे H1 ला दो सारे भाई। ठीक है, यहाँ के रिफ्रेश करते हैं अब, और यहाँ देखते हैं तो आपको यहाँ पर HTML कलेक्शन मिल रही है सारे H1s की। चार H1 थे, चारों मिल गए, है ना, हेडिंग नाम के, है। अच्छा, उसके बाद आपके पास वैसे तो यही आपके पास काम के हैं। ठीक है, इसके बाद NS आ जाता है और वो सारे, बस इतने ही सही है। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, एंड गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, जिसमें सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है। अच्छा सर, आपके पास यहाँ पर दो और सेलेक्टर मेथड्स होते हैं। ठीक है, उनमें है आपके पास क्वेरी सेलेक्टर। क्या है, क्वेरी सेलेक्टर, ये बेसिकली आपसे मांगता है सीएसएस सेलेक्टर मांगता है। क्या मांगता है, सीएसएस सेलेक्टर। अब सीएसएस सेलेक्टर फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, अगर आपने एक क्लास बनाई हुई है हेडिंग नाम की, तो आप उसको सीएसएस में कैसे लिखोगे, आप स्टाइल का टैग खोलोगे और डॉट हेडिंग लिखोगे, ऐसा ही है। इसी तरह ये भी आपसे यही चीज मांगता है कि मुझे सीएसएस सेलेक्टर के साथ दो। अब वो आईडी हो, ये उसको आईडी समझ लेगा, हैश लगा दोगे तो आईडी समझेगा, डॉट लगा दोगे तो क्लास समझेगा कि भाई हेडिंग नाम की क्लास वाला एलिमेंट लेके आना है। हैश लगा दोगे तो क्या बोलेगा कि हेडिंग एक आईडी है, वो वाला एलिमेंट लेके आना है एचटीएमएल में से जिसको इसने हेडिंग नाम की आईडी दी हुई है। तो इसमें आप कोई भी सिलेक्टर यूज कर सकते हो सीएसएस का, है ना। उसमें तो आप डायरेक्टली नाम लिख रहे थे ना, अगर आईडी करनी है तो आईडी, इसके अंदर आप आईडी, क्लास और सारे यूनिवर्सल टैग नेम कोई भी सेलेक्टर इसमें लिखकर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसमें अलग अलग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, यहाँ पर मैंने डॉट हेडिंग लगाया, क्या लगाया, डॉट हेडिंग। यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया सर, आपको हेडिंग वाला एलिमेंट मिल गया, ऐसा ही है? मिल गया ना। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ सर मैंने इसी नाम को चार दफा किया, मल्टीपल टाइम्स, सेम क्लास है। यहाँ रिफ्रेश करा, कितने ही आ रहे हैं अभी भी,
एक ही सेलेक्ट करके ला रहा है, यानी कि जो क्वेरी सिलेक्टर ऑल है उसके अंदर आप किसी भी नाम की क्लास दो सिलेक्टर के साथ, कोई आईडी पास कर दो, कोई टैग नेम पास कर दो, उसने जो सबसे पहला वाला है वो सेलेक्ट करके ला के दे देना। कौन सा ला देगा? सबसे पहला वाला। हाँ, अगर आप चाहते हो कि सारे मिल जाए आपको, हेडिंग नाम के जितने भी एलिमेंट्स थे जिनको आपने हेडिंग क्लास दी हुई है या हेडिंग आईडी दी हुई है, या आप सारे H1 सेलेक्ट करना चाहते हो XYZ, ठीक है, तो आप यहां पर क्वेरी सिलेक्टर की जगह यूज करोगे क्वेरी सिलेक्टर ऑल। क्या यूज करोगे? क्वेरी सिलेक्टर ऑल। क्वेरी सिलेक्टर सिंगल एलिमेंट रिटर्न करता है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल पूरी नोड लिस्ट रिटर्न करता है, यानी आपके पास कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करता है। नहीं नहीं, ये भी जावास्क्रिप्ट के अंदर ही दे रहा है, लेकिन इसमें एक हेल्प होती है कि CSS सेलेक्टर के थ्रू आप एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप कोई भी सेलेक्टर दो। देखो, अगर तुम्हें आईडी से गेट करना है तो गेट एलिमेंट बाय आईडी लगाओगे, क्लास नेम से करना है तो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अब इसके अंदर क्लास भी दे दो, आईडी भी दे दो, कोई भी सेलेक्टर टाइप सेलेक्टर दे दो, यूनिवर्सल सेलेक्ट कर लो, कोई भी सेलेक्टर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी है। डन है? ठीक है। अच्छा, अब आप पूछोगे कि सर अगर गेट एलिमेंट बाय आईडी है तो क्वेरी सेलेक्टर क्यों यूज करूं मैं? ठीक है, तो आपके पास जो क्वेरी सेलेक्टर और गेट एलिमेंट बाय आईडी में फर्क है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी क्वेरी सेलेक्टर से ज्यादा फास्ट होता है। क्या होता है? ज्यादा फास्ट। अब देखो, फॉर एग्जांपल आपने गेट एलिमेंट बाय आईडी में एक आईडी दी, फॉर एग्जांपल हेडिंग नाम की, तो क्या करेगा गेट एलिमेंट बाय आईडी? उस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाएगा और वो एलिमेंट ढूंढेगा जिसको हेडिंग नाम की आईडी दी हुई है। ठीक है, और वो आपको लाकर दे देगा, वो आगे उसको एक्सप्लोर और नहीं करेगा। लेकिन क्वेरी सेलेक्टर क्या करेगा? अगर आपने उसको हैश हेडिंग ना ढूंढने को दिया है, तो वो क्या करेगा? HTML डॉक्यूमेंट में वो एलिमेंट तो ढूंढ लिया, वो आपको दे दिया, लेकिन वो आगे भी चेक करेगा कि कोई और तो नहीं मिल रहा मुझे। तो इसलिए गेट एलिमेंट बाय आईडी ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, वैसे आपको इतना पता नहीं चलेगा क्योंकि प्रोसेसिंग स्पीड नैनो सेकंड्स में, लेकिन एक्चुअली वो फास्ट होता है ना? तो अगर आपसे कोई पूछे क्वेरी सेलेक्टर और गेट एलिमेंट बाय आईडी में फर्क बताओ, तो आप ये बताओ, वाइवा में पूछते हैं, है ना? तो ये बात समझ आ गई। क्वेरी सिलेक्टर में आप CSS सेलेक्टर्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। अगर हेडिंग क्लास है तो डॉट लगा दोगे हेडिंग, हैश है तो आईडी है तो हैश लगा दोगे। कितने मेथड्स पढ़ लिए हमने? 5। कितने पढ़ लिए? यहां पर आपके पास क्या आएगा? CSS सेलेक्टर। सिमिलरली इसमें भी। ठीक है, और यहां पर हमने वो नहीं लिखा, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। डन है? और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी? क्लास आ जाएगी जिसको भी आप उठाना चाहते हो। तो सर हमने जो है वो एक्सेस करना HTML एलिमेंट सीख लिया है कि हम किस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम के स्ट्रक्चर में से उन नोड्स को एक्सेस कर सकते हैं। अभी एक्सेस करना ही सीखा, कुछ किया नहीं। ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीजें, अब यहाँ पर जैसे ही आपके पास एलिमेंट रिसीव हुआ एलिमेंट के वेरिएबल के अंदर, ठीक है, तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज कर रहा हूँ, सिंपल। अब जो वे है हम वो यूज करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने जो हेडिंग को क्या कर दिया? आईडी कर दिया। क्या कर दिया? आईडी दे दी मैंने हेडिंग। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है मेरे पास? हेडिंग है सर। क्या है? हेडिंग है। अब आपके पास वो H1 पूरा उठेगा और किस में आ जाएगा? एलिमेंट में आ जाएगा, और एलिमेंट इज अ ऑब्जेक्ट। देखो तुम्हें ऊपर दिखा भी रहा है, दिस इज एन HTML एलिमेंट। ये वेरिएबल क्या है? HTML एलिमेंट है। अब यहाँ कंसोल लॉग हटाते हैं। ऑब्जेक्ट है तो यानी कि इसके बाद मैं डॉट लगाऊंगा तो इसकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स मिल जाएंगे मुझे। ऑब्जेक्ट से तो यही होता है ना सर, एक्सेस करने के लिए उसमें से प्रॉपर्टीज मेथड्स को हम डॉट, यानी क्या कहते हैं हम उसको, क्या, मेंबर एक्सेसर लगाते हैं। ठीक है, नाम मेरे जहन से निकल गया। अब जैसे ही मैंने डॉट किया, अब यहां पर देखो, अगर तुम किसी एलिमेंट का टेक्स्ट कंटेंट चेंज करना चाहते हो, क्या चेंज करना चाहते हो? टेक्स्ट कंटेंट जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो तुम यहां पर इनर HTML की, सॉरी, इनर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी का यूज करोगे। किसका? इनर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी का यूज करोगे। सही है? ठीक है। अच्छा, अब इनर टेक्स्ट तो लगा दिया। अब सर मुझे इनर टेक्स्ट देना है, कोई और देना है, मैंने कहा रिप्लेस कर दो पुराने वाले से इस इनर टेक्स्ट को। अभी क्या लिखा हुआ है H1 के अंदर? हेलो वर्ल्ड। ऐसा ही है। अब यहां पर आप असाइन कर दोगे, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के स्ट्रिंग लगाया और आपने यहां लिख दिया बाय। क्या लिख दिया? बाय लिख दिया सर। मैंने कहा एलिमेंट डॉट
इनर HTML जो एलिमेंट है उसके अंदर जो इनर टेक्स्ट रखा हुआ है, जो टेक्स्ट कंटेंट है, वो रिप्लेस कर दो किससे, बाय से। तो यहाँ सर चलते हैं, यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो आपके पास क्या आ रहा है, बाय आ रहा है। और अगर आप HTML फाइल के अंदर जाओ तो क्या लिखा हुआ है। अब इससे भी प्रूफ होता है कि ब्राउजर डायरेक्टली फाइल को रीड, है ना। ठीक है, तो ये आपके पास डॉम रीड कर रहा है। हमने क्या किया, इसके थ्रू हमने डॉम को ही अपडेट कर दिया सीधा, ब्राउजर के डॉम के अंदर ही हमने वो टेक्स्ट कंटेंट अपडेट कर दिया, भले फाइल में कुछ भी है, फर्क नहीं पड़ता, है ना। अच्छा, जैसे ही हमने बाय किया तो आप देख सकते हो आपके पास यहाँ बाय हो गया, और एलिमेंट्स में भी जाओगे तो यहाँ देखो बाय लिखा हुआ आ रहा है, देख रहे हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये तो है। अब फॉर एग्जाम्पल सर अगर मैं इसको इटैलिक के टैग में लिख दूं, किस में लिख दूं, अब मैं चाहता हूँ ये बाय जो ना इटैलिक आए, तो मैंने इसको आई के टैग में डाल दिया सर। यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं इसको, यहाँ पर आए रिफ्रेश करा, तो सर आप देख सकते हैं कि आपके पास ये कुछ इस तरह से आ रहा है। यानी कि इनर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी HTML टेक्स्ट को एक्सेप्ट नहीं करती, जिस तरह से लिखोगे वैसे ही शो करा देगी। अब अगर चाहते हो कि आप HTML के साथ कोई स्ट्रिंग पास करो, कोई मैसेज पास करो किसी एलिमेंट के अंदर, तो आप इनर टेक्स्ट की जगह आपके पास प्रॉपर्टी आती है इनर HTML की। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि उसके अंदर HTML डालो, और इनर टेक्स्ट यानी सिर्फ उसके अंदर टेक्स्ट पुट करो। बात समझ आई। ठीक है, इनर HTML से क्या होगा, आप HTML भी उसके अंदर पुट कर सकते हो। यहां पर देखो, अब मैंने क्या किया, एलिमेंट के अंदर इनर HTML यानी कि HTML पुट कर दो। अब HTML की प्रॉपर्टी इस इटैलिक के टैग को टैग ही समझेगी, जबकि इनर टेक्स्ट उसको सिर्फ टेक्स्ट ही समझ रहा था, उसने कोई भी इटैलिक करके नहीं दिया था, जैसे लिखा था वैसे ही उसने शो करा दिया था। लेकिन ये इसको अंडरस्टैंड करेगी, इनर HTML की प्रॉपर्टी टैग्स को अंडरस्टैंड करती है। तो यहाँ पर देखते हैं सर, रिफ्रेश करते हैं, देखो इटैलिक हो गया। तो दो प्रॉपर्टीज है आपके पास एलिमेंट के टेक्स्ट कंटेंट को चेंज करने के लिए, वो कौन सी है, इनर HTML और इनर टेक्स्ट। दोनों में फर्क क्या है कि इनर टेक्स्ट HTML टेक्स्ट को अंडरस्टैंड नहीं करती, और इनर HTML टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करती है। बात समझ आ गई है। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पर पूरा का पूरा डिव भी रखना चाहूँ, ठीक है, यहाँ मैं H1 लगा देता हूँ, या नहीं एक काम करता हूँ, मैं पैराग्राफ लगाता हूँ, और पैराग्राफ लगाने के बाद उसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, वैसे तो H1 की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी क्योंकि वो H1 में रखा हुआ है, लेकिन तुम अगर ये देखो तो यहाँ देखो, जैसे ही मैंने इसको खोला तो H1 के अंदर देख रहे हो पैराग्राफ आ गया। इनर HTML यानी कि उस एलिमेंट के अंदर जाके ये कंटेंट रख दो जो भी मैं तुम्हें दे रहा हूं। बात समझ आ रही है। ठीक है, हमने एलिमेंट को एक्सेस करना सीखा, एलिमेंट की दो प्रॉपर्टीज पढ़ी, इनर HTML और इनर टेक्स्ट। ठीक है, इनर टेक्स्ट से टेक्स्ट कंटेंट सिर्फ चेंज कर सकते हो, जबकि इनर HTML टेक्स्ट को भी अंडरस्टैंड करती है। तो ज्यादातर हम इनर HTML का यूज कर रहे होते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, इसके अलावा एक और होती है प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट कंटेंट की, किसकी, इट्स सिमिलर टू इनर टेक्स्ट। तो आप ये भी यूज कर सकते हो और इनर टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो, इसमें आपको, है ना। बात समझ आ गई है। तीन प्रॉपर्टीज हैं टेक्स्ट कंटेंट चेंज करने की, टेक्स्ट कंटेंट, इनर टेक्स्ट और इनर HTML। ठीक है, तो चलो जरा प्रैक्टिस करो इसकी। अच्छा, अब यहां पर अगर फॉर एग्जांपल आपको एलिमेंट की स्टाइलिंग चेंज करनी है, क्या करना है, एलिमेंट की स्टाइलिंग चेंज करनी है, तो सर हम कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने टेक्स्ट कंटेंट डाल दिया, दिस इज अ पैराग्राफ, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, या हम लोग यहाँ पर सिंपल लिख देते हैं, जावास्क्रिप्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट कंटेंट क्या कर दिया, जावास्क्रिप्ट कर दिया, तो आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट नजर आ रहा है सर। ठीक है। अच्छा, अब आपका एलिमेंट कौन है, दिस दिस वेरिएबल जिसमें आप एलिमेंट गेट करके रख रहे हो, अब इसका नाम आप कुछ भी रखो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब इसी एलिमेंट के अंदर ना, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट होता है स्टाइल नाम का। CSS को हम किससे बोलते हैं, स्टाइल से बोलते हैं ना। ठीक है, हर जगह स्टाइल ही लिखते हो आप। तो आप जैसे ही ये एलिमेंट का ऑब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद आप डॉट लगाओगे, तो यहाँ आपको स्टाइल का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी आपको सारी स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, कलर से लेके फ्लेक्स से लेके हर चीज आपको इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, अब इसको लगाने का तरीका क्या है, फॉर एग्जांपल मुझे टेक्स्ट कलर चेंज करना है, तो CSS में टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए कलर की प्रॉपर्टी होती थी, तो यहाँ पर भी आपके पास कलर की प्रॉपर्टी है। अब इस कलर की प्रॉपर्टी को आप असाइन कर दोगे स्ट्रिंग के अंदर जो भी कलर लिखोगे, अब वो हैश के अंदर दो, RGB फॉर्म में दो, या डायरेक्ट नाम लिख दो। मैंने यहाँ लिख दिया रेड, क्या लिख दिया, रेड। सर रेड लिखा, यहाँ रिफ्रेश करा। अब
अब आप देख सकते हो कि आपके पास जावास्क्रिप्ट को जो है इसने रेड कर दिया। नहीं ना, सिर्फ इस स्पेसिफिक एलिमेंट पे लगाया ना। इसमें गेट तो सिर्फ हेडिंग कर रहे हैं ना, तो जो हेडिंग वाला एलिमेंट होगा सिर्फ उस पे लगाया एलिमेंट, ये रहा। इसमें गेट किया ना, इसी स्पेसिफिक पे लगेगा बस। डन है। तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी लगाना चाहो, बैकग्राउंड कलर लगाना है तो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी है। ठीक है। लेकिन ये कैमल केस में होता है। सीएसएस के अंदर सेपरेट करने के लिए हाइफन लगाते हैं ना बीच में, बैकग्राउंड हाइफन कलर माइनस। इसके अंदर कैमल केस होता है। बेसिकली कैमल केस क्या होता है कि जो, अब बैकग्राउंड कलर में दो वर्ड्स है, ठीक है। कैमल केस ये होता है कि जो पहला वर्ड है उसके सारे लेटर्स स्मॉल होंगे, और जो बाकी आने वाले वर्ड्स हैं जो उसके साथ जुड़ेंगे उसका फर्स्ट फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। इस केस को हम कैमल केस कहते हैं। तो आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर सीएसएस प्रॉपर्टीज कैमल केस में लिखनी है। इवन आपका जो गेट एलिमेंट बाय आईडी का मेथड है वो भी कैमल केस में लिखा हुआ है। देखो, गेट पहला वर्ड है उसके सारे स्मॉल है, एलिमेंट दूसरा वर्ड है उसका सिर्फ ई कैपिटल है, बाय तीसरा वर्ड है उसका बी कैपिटल है, आईडी चौथा वर्ड है उसका आई कैपिटल है। देख रहे हो, ये कैमल केस है, ये जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ये केस बहुत पॉपुलर है। तो यहाँ पर आप जो भी कलर देना चाहो आप दे सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। बैकग्राउंड कलर दिया रेड, तो आपके पास अब बैकग्राउंड पे आ जाएगा ना कि कलर पे। है ना। यानी कि अब आपको इससे पता चल रहा है कि जब आप एक एलिमेंट एक्सेस करते हो तो आपको उस एलिमेंट की टेक्स्ट नोड भी मिलती है, उस एलिमेंट की एट्रीब्यूट नोड्स भी मिलती हैं, उस एलिमेंट की कलर नोड्स, उसकी स्टाइलिंग नोड्स, एवरीथिंग। ठीक है। बिल्कुल यूज होता है। बिल्कुल यूज होता है। हाँ। अभी वो पढ़ेंगे ना इवेंट हैंडलिंग। अच्छा, अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि क्या मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू एलिमेंट बना सकता हूँ, पूरा एलिमेंट ही क्रिएट कर सकता हूँ? अभी ये एलिमेंट तो हमने एचटीएमएल में बना के रखा हुआ था ना, उसको एक्सेस किया, उसका टेक्स्ट कंटेंट चेंज कर लिया, उसका कलर वगैरह चेंज कर लिया सर। क्या मैं बिना एचटीएमएल में लिखे जावास्क्रिप्ट से क्या एचटीएमएल का एलिमेंट बना सकता हूँ? आओ चेक करते हैं सर, कैसे। ठीक है। अच्छा, इस चीज को पूरा मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको हम भूल जाते हैं अभी फिलहाल के लिए। यहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट के अंदर, सब कुछ डॉक्यूमेंट में तकरीबन, ठीक है, एक मेथड होता है क्रिएट एलिमेंट का। किसका? देखो, नाम इतने आसान है, नाम से पता चल रहा है ये मेथड क्या करेगा, एक एलिमेंट क्रिएट करेगा। ठीक है। ये आपसे क्या मांग रहा है, जैसे ही मैंने ब्रैकेट्स लगाए, टैग नेम मांग रहा है। क्या मांग रहा है? टैग नेम। और ये आपने देना है स्ट्रिंग के अंदर। देखो, जैसे ही आपने स्ट्रिंग लगाया एचटीएमएल के सारे एलिमेंट से आपको दे रहा है ड्रॉप डाउन के अंदर। देख रहे हो। अब जो भी एलिमेंट बनाना है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट बना दो एंकर। आपने सिर्फ टैग का नाम देना है, पूरा टैग नहीं लिखना है इसके अंदर। टैग का नाम है एंकर, बना दो एक लिंक वाला एंकर बना दो। तो देखते हैं सर क्या बनता है। लेट सी, अब यहाँ पर हम लोगों ने किया कि लेट एलिमेंट, और ये हमने इसमें सेव कराया। ठीक है, इसमें आपको ऐसा पेंडिंग भी पढ़नी पड़ेगी लेकिन वो मैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ मैंने एलिमेंट को क्या कर दिया, क्रिएट करवा के लॉक कर दिया। तो चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, कंसोल के अंदर चलते हैं, तो आप देख सकते हो उसने टैग क्रिएट कर दिया। अब एलिमेंट जो है वो, यानी कि टैग क्रिएट होके कहाँ गया, एलिमेंट में। यानी कि इसके, अब एलिमेंट है ना, ये भी एक टैग है। क्या इसके अंदर मैं इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल नहीं कर सकता? इनर एचटीएमएल रख सकता हूं ना मैं इसके अंदर, कोई टेक्स्ट कंटेंट रखना चाहूँ तो। अभी कोई टेक्स्ट कंटेंट है इसमें? नहीं, खाली है ना। इसका इनर टेक्स्ट खाली है। ठीक है। या इनर एचटीएमएल खाली है, तो सर कैसे करेंगे? एलिमेंट के जरिए ही करेंगे। एलिमेंट के अंदर इनर टेक्स्ट रख दो, और वो क्या होगा, मैंने कहा गूगल रख दो। क्या रख दो? सबसे पहले मैंने क्या किया, एक एलिमेंट बनाओ और उसको स्टोर कर दो किसमें, एलिमेंट में। फिर इस एलिमेंट के इनर टेक्स्ट में क्या रख दो, गूगल रख दो, और उस एलिमेंट को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। रिफ्रेश किया, देखो, देख रहे हो पूरा डॉम ही मैनिपुलेट हो रहा है, एचटीएमएल की तो जरूरत ही नहीं है। क्या हमने एचटीएमएल में लिखा है इसको? ठीक है। अच्छा, अब सवाल आता है कि सर मैं इसको यहाँ शो कैसे कराऊंगा, क्योंकि एचटीएमएल में एग्जिस्ट तो करता नहीं है। अब इसको एचटीएमएल में डालेंगे कैसे? ठीक है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, सिखाऊंगा मैं आपको। है ना। अच्छा, एट्रीब्यूट भी क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन आज के लिए काफी है। ठीक है, हर चीज आपको आहिस्ता आहिस्ता करके सिखाएंगे। डन है, इतनी बात समझ आ गई है? ठीक है, कोई एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसको एक्सेस किया, उसका इनर कंटेंट चेंज करना सीखा, उसके ऊपर स्टाइलिंग करना सीखी, और
आईडी से सेलेक्ट करना सीखा, क्लास नेम से सेलेक्ट करना सीखा, टैग नेम से सेलेक्ट करना सीखा, क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल से सेलेक्ट करना सीखा। इसके अलावा हमने एलिमेंट क्रिएट करना सीखा और उसके अंदर टेक्स्ट डालना सीखा, है ना। तो ये सारा कुछ इन दी एंड HTML CSS से रिलेट करेगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।